हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यूपीटेट 2011 से 2019 के बीच में बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं, हर एक क्वेश्चंस को इस वीडियो के थ्रू रिवाइज करेंगे। ठीक है, काफ़ी सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा। एक ही वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो नोट ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षा यानी कि प्राइमरी क्लास में शिक्षण की खेल विधि किस चीज़ पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, निम्न क्लास यानी कि प्राइमरी क्लास में जो खेल विधि होती है उस किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा प्रदान करने के लिए के साथ ये भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि होती है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा देखो शुरुआत में जब प्राइमरी क्लास में आता है तो इतना पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा पहले से खेल में शिक्षा देना ज़्यादा सरल होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिलेक्सिया संबंधित है। तो डिलेक्सिया जो विकार है वो किससे रिलेटेड है? पठन विकार से। पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ने में अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो वो क्या है? डिलेक्सिया होता है। ठीक है, डिलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनका ऐसा नहीं है कि देखो ये अलग से सेपरेट करके पढ़ाया जाए। अगर वो सेपरेट करके अलग से पढ़ाया जाएगा तो बच्चों में हीन भावना आएगी कि देखो हमें बाकी बच्चों से अलग रख के पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा ये भी है कि अगर सामान्य बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो सामान्य बच्चों के साथ साथ देख देख के उनमें भी पढ़ाई की रुचि बढ़ेगी और पढ़ाई करने में सहायता भी मिलेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम यानी कि लर्निंग के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, वो क्या करता है? रुचि का सृजन करता है। रुचि देखो, जब तक पढ़ाई में रुचि नहीं आएगी तब तक क्या है, बच्चा अधिगम नहीं कर सकता, लर्निंग नहीं कर सकता। तो रुचि के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जो अभिप्रेरण उससे क्या होता है? बच्चे में पढ़ाई के लिए रुचि पैदा होती है। ठीक है, क्लियर है। जो अभिप्रेरण हमारा होता है वो क्या होता है? मोटिवेशन। ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो इसमें एक एक ऑप्शन को देखें। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ कर देना उचित है। दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा के सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो देखो, न्यून दृष्टि यानी कि क्या है? दृष्टि नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडियो सीडी और क्या है, उसकी सहायता भी प्रदान करनी पड़ेगी। सामान्य रूप से बर्ताव करना पड़ेगा। ठीक है ना। विशेष रूप से बच्चे जो होते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसको सामान्य रूप से बर्ताव करो और क्या है, इसको हेल्प करो ताकि वो सीखने में आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी क्या है? करेक्ट है। सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षण की विधि है वो किस बेस पर आधारित है? बाल केंद्रित पे। तो जैसे बच्चा है, बच्चे के हिसाब से, तो बच्चा क्या है? न्यून दृष्टि वाला है, तो उसे क्या है, उसके हिसाब से बर्ताव करें और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करें, क्योंकि वो न्यून दृष्टि का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, श्याम पट्टी यानी कि ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? तो क्या है इसका? दृश्य साधन, दृश्य यानी कि बी। ठीक है, देख के तो सीखते हैं। श्रव्य यानी कि सुनकर, बोर्ड से सुन सकते हैं क्या हम? नहीं, दृश्य देख कर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण में कुशलता, ठीक है, तो क्या है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सारे के सारे क्या हैं? देखो सारे क्या हैं? इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो अच्छा टीचर होता है उस बोर्ड पे लिख के समझाएगा, प्रश्नों को हल भी कराएगा, बच्चों से प्रश्न भी पूछेगा कि भाई समझ में आया नहीं आया, इसका आंसर क्या होता है। तो ये सारे के सारी कुशलता क्या हैं? इसके पार्ट हैं, ठीक है। फिर प्रतिपुष्टि, चौथा क्या है? प्रतिपुष्टि भी होता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, बच्चों से फीडबैक ले कि भाई आया समझ में, नहीं आया, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ये 4 जो नीचे पॉइंट भी लिखे हुए हैं ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो उसका करेक्ट आंसर है सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा अगर 12 पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये नहीं कि डांट डपट के रोक दिया जाए, ठीक है, कि ये कह दिया जाए कि भाई अपने आप आंसर ढूंढ लो। उसे लगातार मोटिवेशन करना, हाँ भाई क्या दिक्कत है, कैसे पूछना है, क्या दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रोत्साहित करो कि और पूछे, ताकि उसको क्या है, अधिगम करने में सहायता मिले, उसकी जिज्ञासा पूरी हो पाए, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें यह है कि देखो, अगर कोई अभिभावक यानी कि पेरेंट्स अगर आपसे मिलने नहीं आ रहा, तो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, मतलब नेगलेक्ट करेंगे क्या? इसको चिट्ठी लिखेंगे क्या? बच्चे को दंड देने शुरू करेंगे क्या? देखो हमारी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, तो बच्चे के फेवर के हिसाब से सोचें, तो सबसे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, उससे खुद मिलने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, ऐसा जो भी हमें स्टेप, देखो सीडीपी में जी क्या होता है, हमें वही सब आंसर ढूंढने होते हैं जिसमें क्या है, बच्चे का कोई दंड नहीं मिल रहा, बच्चे के फेवर की बात हो रही है, बच्चे का बाल केंद्रित है, मतलब हमारी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, जहाँ पर बच्चे के फेवर की बात हो रही है, ठीक है ना, बच्चे की फेवर की बात हो रही है, वही आंसर ज़्यादातर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। देखो क्या है, जो 5वीं क्लास का बच्चा है उसके लिए जो टीचर को क्या बताया जाएगा कि भाई देखो कि अभी क्या है, जो बच्चे पेपर क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप की प्रैक्टिस करा दो ताकि बच्चा क्या है, सरलता से सीख पाए, ठीक है। तो ये तरह के हमको क्या है, टीचर को बताते हैं कि ताकि टीचर उस टाइप की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बच्चों को अलग से अच्छे से करा दे, ताकि वो क्या है, अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यदि पढ़ाई के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। देखो क्योंकि हम जबरदस्ती बच्चे तो पढ़वा नहीं सकते, है ना। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा था, उन्हें बाध्य करेंगे, पढ़ाई के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थी को क्लास छोड़ने को कहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्हें चेतावनी देंगे, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसको देखो हमसे पूछेंगे बच्चे से कि उनकी रुचि, उनकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके उसके हिसाब से विषय, अपने विषय के हिसाब से रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें जो रुचिपूर्ण चीज़ें हैं, तो क्योंकि बच्चे में अगर रुचि जब तक पैदा नहीं होगी तब तक क्या है, वो पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन सी होती है? जीन पियाजे के हिसाब से ये होती है मूर्त क्रियात्मकता अवस्था होती है, ठीक है। ये तीसरे चरण, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अथवा
अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा क्या है तार्किक रूप से चिंतन तब शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज होती है 7 से 11। ठीक है, थर्ड तीसरा चरण अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बच्चों के बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास का क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा प्यादे लगा दो। प्यादे का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बनता है। ठीक है, आपको हमारे क्या है चैनल पर प्लेलिस्ट में क्या है सीडीपी की धीरे धीरे लिस्ट अपडेट होती जा रही है, वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलता जाएगा। ठीक है, और अगर आप मैथ्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स का पूरा कंटेंट बड़ी डेली बेसिस पे आपको चैनल पे मिलता रहेगा, और काफ़ी पूरा का पूरा सिलेबस तो अपलोड हो भी चुका है। अब वहाँ पे डेफिनेटली विजिट करें उसको, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ईवीएस की, इंग्लिश की, जितनी भी टॉपिक की तैयारी करने के लिए कंटेंट चाहिए वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, और धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लेने के आने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल पे हमारे साथ बने रहें और हमें हेल्प करें ग्रो करने के लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे से ज़्यादा आपकी वीडियो आपके लिए पहुँचाने में। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? प्यादे। तो प्यादे के क्या है, बौद्धिक विकास कह लो, संज्ञानात्मक विकास कह लो, है ना, इस नाम से पूछता है कि किसने कहा था। ठीक है, तो ये प्यादे ने कहा था। और ये 4 स्टेज कौन सी है? संवेदी, गतिमा अवस्था, सेंसरी मोटर कहते हैं इंग्लिश में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक। औपचारिक क्या है? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? प्याजे। ठीक, ऑप्शन डी। 18 है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक, क्या नेगेटिव होने चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, या उदासीन होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए? तो सबसे क्या है? अग्र सक्रिय, एक्टिव होना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि नेगेटिव हो, संवेदनात्मक हो, उदासीन हो। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है? अग्र सक्रिय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखेगा? विद्यालय और कक्षा में। संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है। ठीक है, अगर देखो मान लो क्या है, बस सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ टीचर बोले जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, बच्चे पूछ ही नहीं रहे, तो इससे कोई क्या है अधिगम के बारे में सही पता नहीं चलता कि अधिगम कितना हो पा रहा है। अगर मान लो टीचर भी कुछ पूछ रहा है और बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, फिर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर जवाब दे रहा है, तो इससे इंटरेक्टिव माहौल बनता है और समझ में आता है कि बच्चे क्या है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछेगा तो क्या है, थोड़ा माहौल इंटरेक्टिव रहेगा, बच्चों की रुचि जगी रहेगी। ठीक है ना, तो क्या है, प्रश्न पूछना यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो ये क्या होता है, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। ठीक है, तो बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे तो साथ साथ उनमें क्या है, सहयोग की भावना का भी विकास होगा। इसलिए तो खेलने का जो खेल जो है वो क्या है, इसलिए अनिवार्य है स्कूल में, क्योंकि इससे साथ में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है। ठीक है, तथा इसी ज्ञान के से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है एक हमारा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका सबसे क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो टीचर है सबसे ज़्यादा उसका ज़रूरी क्या काम क्या है, जो बच्चे को दिक्कत हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या परेशानी हो रही है, उस बच्चे की जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर करने के लिए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वो छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को शांत करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो इसका करेक्ट क्या है? इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने के निर्देश देंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। अति सक्रिय बालक को सही दिशा के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होगा, अतः विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो क्या है, जो काफ़ी एक्टिव बालक है उसको ये नहीं कि पहली क्लास पहली लाइन में बिठा दो, आगे बिठा दो, कोने में बिठा दो या बोर्ड साफ करवाओ। तो इससे अच्छा ये फिर लीडरशिप जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक्टिव बच्चा तो मॉनिटर बना देते हैं क्लास में, तो ये क्या है, एक तरह से उसकी नेतृत्व वाली भावना का उसको विकास करवाने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। आगे देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको अपनी कक्षा की में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन क्या है, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है ना, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चों को हम क्या है, ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, तो गलत बात है। जो बच्चा चाहे कैसे भी हो, हमें शिक्षा तो देनी ही है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल से ये कह देंगे क्या कि इनको क्या किसी अलग क्लास में बैठा दो जहाँ सिर्फ मंदबुद्धि बच्चे बैठे हैं? ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि हम ऐसी टेक्निक सीखेंगे ताकि जिससे हम क्या है, ऐसे बच्चों को कुशलतापूर्वक सिखा पाएँ, क्योंकि हमें मेन उद्देश्य क्या है, टीचर का सिखाना है, ज्ञान देना है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्त समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा को डाउट है, जो भी जिस तरह की परेशानी आ रही है, सब चीज़ों को सॉल्व करने में उसमें गुण होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि साधन संपन्न। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा बहुत होना चाहिए ताकि इसकी हेल्प कर पाए, ठीक है, प्रसिद्ध होना चाहिए, ये सब गलत बात है। सबसे करेक्ट आंसर क्या फिट बैठ रहा है यहाँ पे, बच्चे को जो समस्या आ रही हैं उनको हल करने के लिए उसके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसमें? व्यक्ति निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। देखो तीनों करेक्ट बात है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग यानी इमोशन व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब कोई भी उत्तेजित है, या तो हंस रहा है या रो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये क्या उत्तेजित दशा है, संवेग इमोशन। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? उनकी प्रगति का आकलन, कि क्या प्रोग्रेस हो रही है उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किससे होता है, किससे पता चलता है? मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति? समस्या के प्रति।
पूर्वग्राही का तात्पर्य होता है किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने करी थी? ये करी थी पियाजे ने। ठीक है, तो पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पियाजे से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? अच्छा, किसी का मानसिक मेंटल हेल्थ अगर किसी अच्छी नहीं है तो कौन से गुण हैं? तो उसमें ये है कि बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यदि अपने अपने में खोया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहला क्या है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये सारे क्या गुण किसके हैं? मानसिक स्वास्थ्य कोई व्यक्ति है उसके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? स्वयं में सीमित, बहुत विनीत, है ना, स्वयं में खोया खोया रहता है, अकेला रहता है, किसी बातचीत नहीं करता, ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति की पहचान नहीं है ना, नहीं पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीय किस देश का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस में क्या है? आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, प्रशिक्षण कैसा है, ये सारे प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा किस राष्ट्र से है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया? गुथरी। गुथरी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या है बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, जबकि बाकी दो थार्नडाइक, पावला, स्किनर, ये सारे के सारे क्या थे? पुरस्कार को महत्व देने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो क्या है? स्कूल का बस्ता। क्या स्कूल के बैग से इसको बच्चे को सहायता मिलेगी? नहीं, जबकि इसको हम अनुकरण करने को कहें, अभी प्रेरणा दें, ठीक है, पुरस्कार दें, तो इन बाकी तीनों ABD से उसको बच्चे को क्या है? मोटिवेशन मिलेगी अधिगम करने में। जबकि जो स्कूल का बैग है उससे बच्चा और परेशान और होता है, इतना बैग लाद के दे दिया, इसे कहते हैं ना बच्चे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सहायता नहीं मिलती ये कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित किससे है? ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था से यानी कि 9 से 12 साल के बच्चा क्या है? अपनी जो साथी बालकों की संगत को पसंद करने स्टार्ट कर देता है। तो कौन सी स्टेज है? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 9 से 12 साल। नेक्स्ट है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से। किशोरावस्था में बच्चे में थोड़ी थोड़ी क्या है? मैच्योरिटी आने लगती है, तो परिपक्वता किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? सीखने का तो सबसे पहला क्या है? तत्परता। अगर बच्चा क्या है? तत्पर ही नहीं होगा पढ़ाई करने के लिए, शिक्षण करने के लिए, तो बाकी सारे क्या है? बेकार हैं। ठीक है, तो शिक्षण के क्या है? जो थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए थे वो कौन से थे? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। ठीक है, प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है शिक्षण के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों में से सिर्फ क्या है? ऑप्शन डी ही है ऐसा है जो कि इन तीनों में से एक पॉइंट को ले रहा है। ठीक है ना, अगर अभ्यास, प्रभाव कुछ भी होता तो वो करेक्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो सिखाना है तो सबसे पहले क्या? अनुकरण, प्रतियोगिता और प्रशंसा एवं निंदा, ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों करेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डेफिनेटली रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? बच्चे को प्रेरित करने के लिए क्या नहीं करते? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन सी।
ठीक है, किसी चीज़ ज़्यादा प्रशंसा करते, ज़्यादा तारीफ करते तो बच्चा बिगड़ जाता है ना। ये हम इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करें, आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ठीक है, गतिविधि आदर शिक्षण करना, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, सही हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं करते पूछा तो अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? तो क्या है, धनात्मकता का। ठीक है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता को दो अलग अलग घटक माना जाता है, फिर भी इन दोनों घटकों में धनात्मक संबंध के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, धनात्मकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, अगर पढ़ाई क्या रोचक तरीके से नहीं कराई जा रही तो क्या है, हम अनुशासन क्लास में नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे का माइंड ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर बच्चे को रुचि नहीं जग रही है तो अपना अलग अलग मस्ती करेगा, है ना। तो पढ़ाई जब तक रोचक तरीके से नहीं कराई जाएगी तब तक अनुशासन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक तरीके के होते हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था होती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। ठीक है, जैसा गुस्से आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति करना, खुश होने पर अभिव्यक्ति हंसी द्वारा व्यक्त करना। ठीक है ना, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है उसकी, बच्चे की क्या है, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्ति यानी कि जो शुरुआत बच्चा सीखता है क्या, हंसेगा, उसे खुशी हो रही है देख के तो हंस देगा, दुख हो रहा है तो रो देगा, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? समेकित शिक्षा, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है, तो बच्चे को, टीचर को पता होना चाहिए कि किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसको क्या अलग से परेशानी है। तो बच्चे को क्या है, पहले अगर बच्चे की परेशानी को समझेगा ही नहीं टीचर तो कैसे शिक्षण देगा, अलग से सेपरेट करके। ठीक है, तो क्या है करेक्ट, उनकी पहचान करना आवश्यक है, उनको शिक्षण किस तरह दिया जाना चाहिए उसकी टेक्निक उसको आनी चाहिए टीचर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले, जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको समायोजन करने की समस्या होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन करने की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ठीक है, उनकी जो योग्यताएं हैं उनके जो विकास जिनमें तरीके से होगा वही क्या है, तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या है, हम जबकि पढ़ाते तो हम और बच्चों के हिसाब से, नॉर्मल सारे बच्चों के हिसाब से हैं, तो ऐसे बच्चों को, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको क्या है, समायोजन करने में समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो क्या करना चाहिए टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, क्या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, सीखने की क्या है, प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी मंदता आती है तो कभी तीव्रता आती है। ठीक है ना, तो बच्चा कभी तो बहुत जल्दी सीख रहा है, कभी थोड़ा रुक गया, तो ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है, ये कहते हैं सीखने का पठार आ जाता है। तो कभी कभी क्या है, थोड़ा सा गैप भी आ जाता है, एक अचानक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कभी कभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, तो ये क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये कभी मंदता आती है, कभी तीव्रता आती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आती है, जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे ग्रुप में रह रहा है उसकी वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। अगर बच्चे को, एक बच्चे को सुधारना है तो जिस बच्चों में रह रहा है या तो उस संगत से अलग कर दो,
या इस संगत में जो बच्चे हैं सबको उस तरह से हम बदलना चाहें, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे बच्चों में ग्रुप में रह रहा है बच्चा, ऐसे ही उसकी प्रवृत्ति होती है, तो उसके जो पूरा समूह है उसकी पूरी की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया से। ठीक है, प्रतिक्रिया से उद्दीपन का संबंध है। नेक्स्ट है, प्याजे मुख्यतः किसकी बात करते हैं, ज्ञानात्मकता की, संज्ञानात्मकता की, ज्ञानात्मकता। ठीक है, भाषा, नैतिकता, सामाजिक, इनकी क्या है अलग, क्या है, साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये किसने, ये कथन क्या है, ये कथन है सत्य कथन। ये सत्य बात है कि जब दो जने या तीन जने आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो ये करेक्ट है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बच्चा क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सफलता शिक्षण प्रक्रिया वह होती है सफल जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होते रहें, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा और छात्रों को अधिगम करने में अच्छी तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों की क्या है, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। बच्चा क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है ना, तभी क्या है, हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, एक एक सारे को पढ़ लेते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देता है जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देता है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देता है। और नेक्स्ट लास्ट है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। तो क्या है, आंतरिक यानी कि इनर। ठीक है, सिर्फ, और बाकी क्या एक्सटर्नल कर रहे हैं, बाहरी प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एक आंतरिक हो गई, आंतरिक में क्या हो गया, सिर्फ प्रशंसा कर ली, तारीफ कर ली, उसे मोटिवेशन कर दिया, ये क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। जबकि बाकी क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है ना, किसी को कुछ बाहर सामान ला के दे दिया, कुछ किताबें ला के दे दी, दावत करवा दी, है ना, तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेरणा हो गई। जबकि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, एक आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है, किसका, खेल का। सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलेगा, फ्रेंड के साथ मिलकर खेलेगा तो आपस में क्या है, समूह वाली भावना का विकास होगा। तो सामाजिक विकास में बच्चे के लिए क्या है, खेल। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी, बुद्धि के परीक्षण के लिए। इसका निर्माण किसने करवाया था, सीएम भाटिया ने 1955 में करवाया था। ठीक है, तो क्लियर है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ये बुद्धि के उसके परीक्षण हेतु यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोलबर्ग, नेक्स्ट है नीचे 30 वाला, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो सी। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि कोलबर्ग का नैतिकता का विकास था, विकास का सिद्धांत था। तो 3 इसकी स्टेज थी, 3 स्टेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों पे अपने व्यवहार का विश्लेषण किया था। ठीक है, नैतिकता विकास का। ठीक है, और संज्ञानात्मक का किसने किया था, संज्ञानात्मक का पियाजे ने, भाषा विकास का वाइगॉस्की ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिप्रेरण का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरण का वर्गीकरण कैसा होता है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात यानी कि जो जन्म से उसके पास आ रहा है, और अर्जित यानी कि जो बाहर से वो क्या है, अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो अब्राहम जो साइकोलॉजिस्ट थे मैस्लो, उन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया। जन्मजात जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निंद्रा, ये सारे जन्मजात हैं। और अर्जित कैसी हैं, सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। ठीक है ना, तो 2 तरीके की क्या हो गई, जन्मजात और अर्जित हो गई। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, कैसा, नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सकते हैं। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों तरीके से होते हैं ट्रांसफ़र और लर्निंग। ठीक है ना। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस की चाहिए सीडीपी की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आप इसको देख सकते हैं। अगर मैथ्स की तैयारी आप पूरी पूरी यूपी टेट सुपर टेट की करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप डेफिनेटली वहाँ से काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट डेली मैं 15 क्वेश्चंस की मैथ्स की कराता हूँ, तो वहाँ पे आप चैनल को ज़रूर विजिट करें, आपको डेफिनेटली काफ़ी तैयारी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ठीक है, तो क्या है? गेस्टाल्टवाद। जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? गेस्टाल्टवाद जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये क्या है, इसका करते थे। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? एबिंगस ने। एबिंगस जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। 3 क्या है पहले थे और 5 क्या है बाद वाले थे। नेक्स्ट है, सीखना कैसा है? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये सभी व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, अनुभव भी बढ़ते हैं, और क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास को। नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया था? रॉस ने दिया था। रॉस ने क्या कहा था? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। एक कथन किसका है? रॉस द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधारित पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा क्या है, खास है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सबसे बेस्ट है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, ये सब गलत है। सबसे क्या है, प्रत्येक, हर बच्चा खास है, हर बच्चा अपने आप में कुछ अलग प्रॉपर्टीज रखता है, तो प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। ठीक है, बाल केंद्र शिक्षा होनी चाहिए, तो बालक क्या है, बालक ही को तो ही सिखाना है, तो बालक ही हमारा केंद्र है। नेक्स्ट है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? 4 हैं इसकी, देखो नीचे देख सकते हैं आप कि क्या है, शीघ्र पुनःस्मरण, जब भी ज़रूरत हो तभी फटाफट याद आ जाए, पहचान, अच्छी धारण, समायोजन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छी स्मृति यानी कि अच्छी मेमोरी, गुड मेमोरी के लिए क्या है, जब से ज़रूरत हो फटाफट क्या है, रिकॉल कर ले, अच्छी धारणा, अच्छा धारण कर ले, शीघ्र पहचान कर ले। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? अच्छी स्मृति की। ठीक है, आगे देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का, इमोशन का क्या है, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? अनुकरण। अनुकरण करना यानी कि फॉलो करना। ये बच्चा जन्म से सीखने जाता है कि उसकी बच्चा, मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में कोई से भी माहौल चल रहा है, तो पापा मम्मी किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस शब्दों का बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो फॉलो करता है बच्चा। तो सबसे पहला स्टेज क्या है उसकी सीखने वाली? अनुकरण, फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वोत्तम किसने दिया था? मानसिक आयु बिने साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? बिने साइमन ने। ठीक है, सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर इसका सफल बुद्धि परीक्षण भी किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेस, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके शुरुआत में कैसे होता है? खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, हम जानते हैं ना, केजी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ये सारी की सारी विधि क्या है, इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल विकास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है? प्रक्रिया पर बल देना, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देना, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में।
ठीक है। तो इसकी 4 स्टेज हैं, गर्भावस्था 0 से 9 माह, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सी हमारा करेक्ट है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, किसका अध्ययन किया जाता है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं का, वातावरण का बाल विकास पर जो प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्तिक भिन्नताएं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे के सारे का अध्ययन करते हैं कि किसकी क्या अवस्थाएं हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है हेरिडिटी का, वातावरण का। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा सही बनता है। आगे देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था, डार्विन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने कहा था, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है, सामान्य बुद्धि का, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है सामान्य बुद्धि का, किसके द्वारा, साइमन बिनी ने। ये 1905 में इन्होंने क्या है, ये परीक्षण विधि शुरुआत करी थी। ठीक है, साइमन बिने। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं, शारीरिक थकान, मानसिक योद्धा थकान, ये सभी। तो क्या है, डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी, क्योंकि ये क्या है, चारों के चारों, तीनों के तीनों क्या है, इसके क्या है, कारक हैं। ठीक है, फैक्टर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका था, हरलॉक का। हरलॉक ने क्या है, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता ही अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सीखने का सर्वाधिक उपयोग क्या होता है, अधिगम में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयोग अर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं, सीखने का वाणी दोष, नेक्स्ट है 23वां, ऊपर तो हम कर चुके हैं पहले वाला। तो वाणी दोष क्या नहीं है, तो वाणी दोष क्या है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, ये है। धीमी गति, तेज गति, हकलाना, ये भी विकार है। तीव्र स्पष्ट वाणी, ये भी विकार है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, यानी कि ऑप्शन डी। देखो, अगर कोई बच्चा तेज बोल रहा, धीमे बोल रहा, तो ये कोई दोष नहीं हुआ है ना, ये तो कोई भी ऐसा कर सकता है, जबकि बाकी सारे दोष हैं वाणी के। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षण देने का सर्वोत्तम विधि क्या है, प्राथमिक स्तर पर। तो क्या है, जो टीचर है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, जो टीचर है, टीचर जैसा व्यवहार करेगा ना, जैसे इसकी वैल्यूज़ होंगी, मॉरल वैल्यूज़, बच्चा वैसा का वैसा ही करेगा। तो ये क्या है, अलग से ज्ञान बच्चों में बांटने के बजाय टीचर खुद करके दिखाए, है ना, खुद करके दिखाए बच्चे को, तभी वो उस तरह से मूल्यों की शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सम्मिलित नहीं है कहा है। जबकि हमारे पहले, दूसरे और तीसरे, ये तीनों के तीनों क्या हैं, करेक्ट होने चाहिए थे। अगर यहाँ पर नहीं होता तो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, ठीक है, नैतिक मूल्य भी होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं। जबकि हमारा जो दूसरा है वो यहाँ पर नहीं है कि मैं मैच कर रहा है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, उसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक का संगठन स्वरूप है व्यक्तित्व। ठीक है, दोनों के मिलकर ही व्यक्तित्व बनता है। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व कौन सा होता है, अंतर्मुखी। आत्मकेंद्रित मतलब सिर्फ अपने अपने में खोया हुआ, सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, ये क्या है, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्ड हो गया, है ना, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति किस तरह से होता है, बहिर्मुखी। अभी हमने देखा एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो क्या होता है, बहिर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा 4 का एक छात्र सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है, परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए, उसे काउंसिल करना चाहिए कि क्या बात होगी भाई, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी होता है,
अनुकरण का सिद्धांत ये भी होता है, परिपक्व का सिद्धांत ये भी होता है। तो क्या नहीं है, नहीं है पूछा है तो ऑप्शन डी सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें जहाँ जहाँ आपको नया कोई क्वेश्चन मिलता है। ठीक है ना, आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है क्या कहलाता है? अनुपात मापनी। अनुपात मापनी, मापन के देखो 4 स्तर या प्रकार होते हैं, शाब्दिक, अंतराल, क्रमिक और अनुपात मापनी। तो इसमें क्या क्या रखा है? परम शून्य किस में है? अनुपात मापनी में। ठीक है, अनुपात मापन का वह प्रकार जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य आता है, तो क्या है? अनुपात मापनी। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण क्या है? पराअहम में होता है। पराअहम 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इदम, अहम, पराहम। तो पराहम यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पराअहम यानी कि सुपर ईगो। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यवहारवादी डैश ने कहा था मुझे नवजात शिशु दो, मैं से डॉक्टर, वकील, चोर या जो कहो बना दूंगा। ये कहा था वॉटसन। ये तो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इसे आपको पता होना चाहिए कि वॉटसन में जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कहा था कि मैं क्या है, कोई भी मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं से क्या है वह डॉक्टर, वकील, चोर जो कहो वो बना दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने पर डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान के लिए क्या है? उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जितना उसमें क्या है ज़्यादा तीव्रता होगी, क्या है व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। आगे देखते हैं, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, कौन सी है? प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन अगर किसी बच्चे को देंगे उसमें रुचि जगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार, जो सिगमंड फ्रायड थे उनके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला दे रखा है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट है, विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तो नेक्स्ट है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा जो दुखद अनुभव है, खराब अनुभव है, उसको क्या है स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ? SOR अमेरिका वैज्ञानिक वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। वुडवर्थ द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। SOR यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या है? रुचि। अगर बच्चे में रुचि ही नहीं होगी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, तो आंतरिक दशा क्या है? रुचि, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। अगर एक बच्चे ने एक जगह कुछ सीखा और उसका दूसरी जगह पे इस्तेमाल करे तो इसे क्या कहेंगे? सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? सीखना। सीखना क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्ति को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता क्या कहलाता है? ये क्या है? स्तंभाकृति, हिस्टोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, समाकृति बार ग्राफ, हिस्टोग्राम इस तरह कहते हैं ना, तो ये वो है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन सी, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है।
शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? मूल प्रवृत्ति पे। जो बच्चे की मूल प्रवृत्ति होगी उसके हिसाब से ही बच्चे का मैक्सिमम जो व्यवहार क्या है आधारित होता है। जिसकी मूल प्रवृत्ति है जैसे रोना, हंसना, प्रेम, स्वप्रेम भावना, ये सारी की सारी क्या इसकी मूल प्रवृत्ति हैं। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर ने किसने दिया था? वन मानुष पे। ठीक है, उसका नाम क्या था? सुल्तान। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा डैश में भी उच्च होगा। किस पर? सृजनशीलता पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा हो वो क्या है सृजनशीलता भी हो, उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी भी ज़्यादा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या है प्रभाव का नियम दिया था? कौन से? देखो तीन इसे काफ़ी पूछे जाते हैं, तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किस पे दिया था? बिल्ली पे करके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में किया जाता है? तार्किक विधि। तार्किक विधि के द्वारा स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी के सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा था तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? टी ए टी का विकास किसने किया था? मुरे ने, यानी कि सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मरे ने क्या है टी का विकास किया था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? एस ए मुर्रे 1935 में। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है क्या है? बाल केंद्रित। देखो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो शिक्षण की विधि है सारे के सारे किस पे आधारित हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के संबंध सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। जबकि बाकी क्या है? निरंतरता, समन्वय, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये सारे के सारे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या होगा? वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि 4-5 जो पॉइंट दे रखे हैं वो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम किस पे आधारित हैं? तत्परता के पे। तत्परता, अगर बच्चा क्या है तत्पर ही नहीं होगा पढ़ाई के लिए तो कैसे सीखेगा? तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संकल्पना का सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। प्रत्यक्षीकरण ही प्रथम सोपान है संप्रत्यय निर्माण का। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था? बेंडूरा द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन बी आगमन विधि द्वारा। आगमन विधि द्वारा। ठीक है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण ये सारे के सारे क्या है? आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ये आंतरिक है। ठीक है ना, ये अवधान के आंतरिक यानी अंदर के, रुचि तो अंदर से ये तो लक्ष्य, अंदर से लक्ष्य बनाता है आदमी, अभिवृत्ति। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो क्या है पूरा स्टडी जो होता है वही क्या है? बाल मनोविज्ञान, है ना। आगे देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ने के अलग न होने कारण होती है, कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जब माता का
21वां गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्या है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आप याद कर लीजिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब माता का 21वां गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाए। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखो यहाँ पे 3 इसकी अवस्था है, 3 अवस्था यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। और 3 स्टेज कौन सी हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? बाह्य कारकों द्वारा पूर्व पारंपरिक, यानी कि फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो ऑप्शन यहाँ पर हम अगर पढ़ के देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतमुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? युंग ने। युंग द्वारा क्या है, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया था। यानी कि युंग ने यहाँ पे 3 तरह की व्यक्तित्व की बात करी थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मकता, ये हम सभी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बात करी थी? पियाजे ने। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्वीय अंतरण। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में होता है ये पार्ट, 3-4 स्टेप होते हैं। ठीक है ना, तो द्विपार्श्वीय अंतरण यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब शरीर के एक भाग को तो प्रशिक्षण दें और दूसरे भाग को भी क्या है वो सीख जाए। दूसरा, जैसे अगर एक हाथ को ट्रेनिंग दे रहे तो उसका कुछ असर क्या है दूसरे हाथ में भी पहुंच जाता है। तो ये क्या है, द्विपार्श्वीय अंतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है डाटा वो क्या होता है? बहुलक, मोड। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। चूहे पे और क्या है, पिजन पे इसने किया था, कबूतर और चूहे पे स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावलाव ने कुत्ते पे किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, कोलर ने बंदर पे किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो स्किनर ने वो किस पे किया था? चूहे पे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में बातें कही थी। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु के बारे में बिने साइमन ने। इन्होंने ही बुद्धि का जो परीक्षण शुरुआत करी थी, बिने साइमन। ठीक है, अल्फर बिने और साइमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का, है ना। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, जबकि बाकी की बारी तीनों की तीनों क्या है, थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर किया था? पावलोव हम जानते हैं कुत्ते पे किया था, अभी हम देखा कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? पावलोव ने। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने दिया था, और क्या है, बंदर पे। ठीक है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, गुड ने ये परिभाषा दी थी, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करना। नेक्स्ट है, विस्मृति करने का उपाय क्या है? पाठ का रिवीजन। अगर हम चैप्टर का बार बार रिवीजन करेंगे तो क्या है, जो भूलने की क्या है दिक्कत खत्म हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी विस्मृति करने की। ठीक है, तो पाठ का पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? संवेग के, इमोशन है दोनों। ठीक है, मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है।
ठीक है, तो क्रोध व भय भी इसकी टाइप है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या होता है? अनुकरण करना, अनुकरण करना है ना, फॉलो करना दूसरों को, तो ये क्या होता है? दूसरे की बाह्य व्यवहारों की नकल करना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो क्या कहते हैं? सकारात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रशिक्षण स्थानांतरण, ठीक है ना। पॉजिटिव जो लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर, वो क्या होता है? जब हमें पहले कुछ सीखा उसका यूज़ हम क्या है दूसरी जगह पे कर पाएँ, ठीक है, दूसरी जगह से हेल्प मिले पुराने ज्ञान से। नेक्स्ट क्या है? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की सफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति, विस्मृति यानी कि विस्मरण, भूलने से संबंधित होता है कि हम पहले कुछ याद कर ले, हमें याद नहीं आ रहा, तो उसे क्या कहेंगे? विस्मृति। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलुब्ध का बालक क्या कहता है, कहलाता है? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि कैटेगरी में कौन आता है? 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि का क्या है वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया था: 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि वाला, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, या 90 से 100 के बीच में भी आता है, ठीक है ना। आपको कई कई जगह कई डाटा मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। आगे देखते हैं, हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था का विकास। किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉल ने काफ़ी बातें कही थी। ये क्या है? तूफान की, ठीक है, इस तरह से कोई काफ़ी बातें कही थी। तो किशोरावस्था के विकास के बारे में इन्होंने व्याख्या करी थी। 18वां, देखो स्टेनले हॉल का ना एक क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तनाव का, तूफान का अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो इसने किसने कहा था? हॉल ने, स्टेनली हॉल ने, ठीक है। इनकी किताब कौन सी थी? एडोलेसेंस। ये किताब भी कई बार पूछी जाती है, इनकी किताब कौन सी थी? एडोलेसेंस। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है, मनोविज्ञानी की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने। ये 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रयोगशाला स्थापना करी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1879 में जर्मनी में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथीमर ने। मैक्स मथीवर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? स्मृति से। संघन सिद्धांत निम्न के से किससे संबंधित है? स्मृति से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, इसके बारे में आप जो आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित होता है। आगे देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों का क्या है? ये क्षेत्र था। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट है, डैश बैटरी का प्रयोग, तो क्या है? ये बुद्धि भाटिया बैटरी, बुद्धि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि का, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे। क्या नाम था इसके एक्सपेरिमेंट का, इनके सिद्धांत का? क्रिया प्रसूत, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, क्या होता है? अधिगम, यानी कि लर्निंग, ठीक है। व्यवहार के जो क्षमता में जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है? अधिगम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, तो ये तो हो चुका है हमारा, क्या है? अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगी ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था,
ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मूला है मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, ये क्या है बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला है। तो मानसिक आयु 10 वर्ष, ठीक है, और 8 वर्ष इसकी वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु क्या है, 8 वर्ष का है ना वो, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10/8 इंटू 100, तो डिवाइड करके कैंसिल किया हमने, क्या किया 125 आ गया है ना। 8 से 1000 कितने बार कटेगा, 125 बार, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार है। तो ये क्या है, जेम्स लैंग सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जेम्स लैंग सिद्धांत यहाँ पर करेक्ट है। इसके अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है, यानी कि जेम्स लैंग सिद्धांत यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेग तनाव डैश कहलाते हैं, क्या है, कुंठा, ठीक है। ये कुंठा मैकडॉवेल के बताए गए 14 संवेगों में से एक है, ठीक है। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। तो ये कौन थे, मैकडॉवेल ने 14 संवेग बताए थे, मैकडूगल। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, नैतिकता का, ठीक है, मोरालिटी का, मोरल वैल्यूज का, किसने दिया था, कोलबर्ग ने, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ये है विद्यालय में असहयोग, ठीक है। तो क्या है, इसमें सीखने का पठार क्या होता है कि क्या है, प्लेटी ऑफ लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, कि जब बच्चा सीख रहा है और सीखते सीखते फिर ऐसा एरिया क्षेत्र आ जाता है कि बच्चा सीखना बंद कर देता है, ठीक है, रुकावट आ गई, ना सीख रहा ना कम हो रहा, ना मतलब रुकावट सी आ गई है, स्थिरता सी आ गई है। तो उसमें जो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, प्रेरणा की सीमा, जैसे प्रेरणा नहीं मिल रही, ठीक है, प्रेरणा नहीं मिल रही, शारीरिक सीमा हो गई, ठीक है, ज्ञान की सीमा हो गई, इन तीनों कारणों से पठार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये किसने कहा था, गेट्स एंड अदर्स, गेट्स व अन्य, ठीक है। गेट्स व अन्य ने क्या कहा था, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, गेट्स व अन्य। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या करता है, बुद्धि का मापन करता है, स्टैनफोर्ड बिने। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, युंग ने किया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, युंग ने क्या है, उभयमुखी अंतर्मुखी बहिर्मुखी के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सामाजिक परिवेश, जैसे माहौल में वो रह रहा है उससे उसके सामाजिक विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में पड़ता है, सामाजिक परिवेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम माना जाता है, अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, अनियमित विकास का नियम, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रता गति से होती है, शैशवावस्था में क्या तीव्र होता है, बाल्यावस्था में क्या है गति धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है। तो ये अनियमित है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्या है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास, परस्पर संबंध, सम्मान, प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका था, हरलॉक का।
हरलॉक का क्या है, ये कथन था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, हरलॉक ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार। 14 प्रकार कितने दिए थे, मैकडोगल ने, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। मैकडोगल ने समय के 4 मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार दिए थे। 14 प्रकार कितने दिए थे, मैकडोगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसने कहा था, ये डमविल ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी तैयारी में, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर एक के आपको हमारे क्या है चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स का तो मैंने एक एक सेट अलग अलग करा रखा है, 11 का, 13 का, 14 का, एक एक पेपर पूरा सॉल्यूशन हाथ से एक्सप्लेन कर करके पूरा अलग से पेपर में लिख के एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे आप डेफिनेटली चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद मिलेगी तैयारी करने में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले करके जाएं, आपको डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, बहु अनुक्रिया। ठीक है, जो मुख्य नियम है कौन से हैं, तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये सही भी यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मुख्य नियम कौन से हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, जबकि जो गौड़ नियम है वो 4 होते हैं, बहु अनुक्रिया, मानसिक, आंशिक, सादृश्य। आगे देखते हैं। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, किसने किया था, डॉक्टर एस जलोटा। कितने वर्षों की बच्चों के लिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक किसने दिया था, स्पीयरमैन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और 2 फैक्टर कौन से थे, एक तो क्या है सामान्य योग्यता वाला जनरल फैक्टर, एक विशिष्ट योग्यता वाला स्पेसिफिक फैक्टर। 2 फैक्टर किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूत स्किनर ने, बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉव ने, और सीखने का समग्र सिद्धांत यहाँ पे हल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट वैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कोट कोफा द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी गाल्टन ही सृजन शास्त्र के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी थी। तो यहाँ पे देखो क्रेशमर, योंग, कैनर, स्प्रेंजर ये दे रखा है, तो इसमें से किसने करी थी। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेशमर ने की थी, क्रेशमर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये किसने कहा था, क्रो ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विद्रोह की भावना किसमें आती है, पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष में क्या आती है, विद्रोह की भावना, है ना, पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, क्या कहलाता है, पठार, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है,
ऑप्शन सी, मानसिक आयु ऊपर आती है, नीचे वास्तविक आती है, अब इंटू 100 यानी कि ये। ठीक है, आगे देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल थ्योरी, ये सब थॉर्नडाइक ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, थॉर्नडाइक। ऊपर वाले 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो फॉर्मूला है उसका क्या है, स्टर्न और कोहलमैन ने सन 1912 में बुद्धिलब्धि, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मन ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धिलब्धि का विकसित किया था सूत्र। ठीक है, टर्मन ने तो उसको आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दिया था। ठीक है ना, तो शुरुआत कैसे करी थी, स्टर्न और कोहलमान ने। नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, 23, है ना, 23 पेयर होते हैं। अगर टोटल पूछे तो 46 हो गए, क्योंकि दो दो करके। नेक्स्ट है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है, तो अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत यानी लर्निंग का सिद्धांत कोलर ने। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत आया तो स्किनर चूहा, है ना, ये तो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया। जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, चूहे पे किया था, चूहे और कबूतर। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, कैटल। ठीक है, कैटल ने क्या है, क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, है ना, तो कैटल ने इसका प्रतिपादन किया था। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस लिए जाती है, सृजनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है। बार बार सोचा जाता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये नया करना है ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ब्रेन को दौड़ा रहे हैं, तो ये किस में होता है, क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए। नेक्स्ट है, गोलमैन किससे संबंधित है, संवेगात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक तो प्याजे हैं, और संवेगात्मक क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। बाकी को देख लेते हैं, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बाकियों से भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राति ज्ञान और बौद्धिक कौशल का शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राति क्रमशः 6 चरणों से होता है। सबसे पहले ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये क्या है, 6 स्टेज हैं। सबसे छोटा, सबसे शुरुआती क्या है, ज्ञान, और सबसे आखिरी क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। आगे क्या है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, ये उदाहरण किसका है, ऊर्ध्व अधिगम का अंतःकरण। ठीक है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में क्या है, अध्ययन किया जाता है, वर्टिकल कहते हैं इसे, वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है ना, तो सीखने का उद्धव अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, संज्ञानात्मक संकार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, तो अक्षरों और शब्दों की अच्छे से पहचान होगी, नॉलेज होगी, तभी हम क्या है, भाषा को सीख पाएंगे। तो सबसे शुरुआत क्या जरूरी है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं, समावेशी। तो समावेशी में क्या है, यानी कि सब तरह के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या है, सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के बच्चे आते हैं यहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है, अधोलिखित में
गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन सी गणना दोष। डिसकैलकुलिया आता है इसमें, गणना दोष। नेक्स्ट है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यक है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? नहीं है पूछा तो संवेदी, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? संवेग के तत्व होते हैं, ठीक है। तो संवेदी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो गया वहाँ बैक करके दोबारा देंगे और स्क्रीनशॉट ले लें, आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो देखो बेंजीन ए ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। तो सबसे पहले क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोगायात्मक क्षेत्र। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 6 स्टेजों में उन्होंने बांटा था संज्ञानात्मक क्षेत्र को, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया कि सबसे पहला स्टेज क्या था? ज्ञान, और सबसे आखिरी क्या है? मूल्यांकन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है? विशेषता। तो ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ठीक है। बाकी सारे के सही है। जनतांत्रिक होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि नहीं। तो स्वेच्छा मतलब टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। मान लो कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, जब न तो उसे क्या है बच्चों से सहानुभूति है, न बच्चों के हिसाब से पढ़ रहा है, या नई कोई नॉलेज दे रहा है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो स्वेच्छाचारी। आगे देखते हैं, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? अभिप्रेरणा का विक्टर ब्रूम ने द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट है, अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है। अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ब्रूस ए और जोयस तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा था। उस हिसाब से यहाँ पर क्या है? सूचना प्रक्रिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। न तो रेखीय हो गया, न शाखीय है, न तैयारी और अर्जन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्या है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य, ठीक है। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने से योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर ये क्या सूत्र नहीं है, जबकि क्या होता है? आगमन से निगमन की ओर होता है, उल्टा दे रखा था यहाँ पे, इसलिए ये क्या है यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना, प्लानिंग करना। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? प्लानिंग बनाना, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का पहला पद क्या होता है? योजना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्या है? पाठ्य योजना बनाएगा, फिर शिक्षण करेगा, फिर फीडबैक। फीडबैक के साथ क्या उसे दिक्कत हुई या क्या फीडबैक बच्चों ने दिया, फिर क्या पुनः नियोजन करेगा, फिर शिक्षण करेगा, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेगा, फिर पाठ्य योजना करेगा। तो ये क्या है? पूरा एक क्या है? माइक्रो टीचिंग की साइकिल बनती है। और माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन है? A.W. एलन, ठीक है। A.W. एलन क्या है? जन्मदाता है माइक्रो टीचिंग के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट है, अन्वेषण। अन्वेषण क्या है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ठीक है।
तो अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण, या 4 ऑप्शन दे रखे हैं बौद्ध स्तर शिक्षण के। तो ऑप्शन क्या है हमारा? डी करेक्ट है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा कब? जब यहाँ पे क्या है 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा जोड़ा सही है वो देखना है। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, तो क्या है? ये भी करेक्ट है। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी करेक्ट है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो तीनों करेक्ट। तीनों करेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व स्कूल संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास जो सामान जरूरी हैं वो मौजूद हो। और लास्ट क्या है? स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन समितियों की सक्रिय सहभागिता हो। आगे देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वो छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो क्या है? ध्वनि संवेदना। ठीक है, क्योंकि ध्वनि यानी कि सुनेगा, तो उसकी ध्वनि कानों में आई, उसको सुनेगा तभी तो रिस्पॉन्स करेगा, जबकि दृष्टि, स्पर्श ये थोड़ा ना हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। तो ये तो ऑब्वियस था कि सुनकर ही तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, तो ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑप्शन हमारी सेकंड जो स्टेज होती है 2 से 7 साल, ये यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसी संवेगात्मक स्टेज कौन सी होती है? 2 जन्म से 2 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक कौन सी होती है? 2 से 7। मूर्त कौन सी होती है? 7 से 11। और औपचारिक क्या सी होती है? 11 से 15। ठीक है, करेक्ट है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है, तो क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के पद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वो तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजना के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? नहीं है पूछा है, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है ना, क्योंकि बाल्यावस्था जो होगी उसमें बच्चे में भविष्य की योजना की सूझबूझ कहाँ से आ जाएगी? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के संबंध में काम किया था? चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास व एवं भूल का। ठीक है, बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन सी 8 से 10। ठीक है, 8 से 10 में क्या है बच्चा? गिरोह अवस्था को कहलाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक। ये हम सभी जानते हैं 4 स्टेज थी, जो 3rd स्टेज है वो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा तार्किक सोच रखने लग जाता है मूर्त वस्तुओं के लिए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में कौन शामिल नहीं है? विषय वस्तु। ठीक है, जबकि बाकी सारे के सारे अधिगम की इच्छा होना, रुचि होना, प्रेरणा, ये सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य यह है सहायता परक व्यवहार करना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, सामाजिक मूल्य है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, है ना, स्वतः शोध के क्या है ये उदाहरण है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट है। स्वतः शोषण शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जिसमें समस्या समाधान की कोशिश हो पाए। आगे है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कथन गेट्स व अन्य का है। तो यहाँ पे गेट्स ये तो है नहीं, है ना, तो क्या है, हमारा कोई भी आंसर सही नहीं था। इसके तो अगर ऐसा था तो मार्क्स तो सबको मिले थे। ठीक है, तो क्या आपको पता होना चाहिए, गेट्स व अन्य ने ये कथन दिया था, ये सीखने के वक्र वाला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थानडाय के अधिगम के प्राथमिक नियमन में शामिल नहीं है? तो क्या है, साहचर्य वाला। ठीक है, तो 5 इन्होंने क्या है, इनके गौण थे और मुख्य क्या है, 3 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक वालों में पहला वाला ऑप्शन शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है कहा है तो पहला वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के पे। अनुकूलित अनुक्रिया किसके अनुकूलन पे बल देता है? व्यवहार के पे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ये दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो देखो, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखो, 4 ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है कहा गया है। अगर हम नीचे नीचे देखें तो क्या है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए गलत होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? किसने दिया था? ये दिया था गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? गार्डनर ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इन्होंने यही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था 1983 में। आगे देखते हैं, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया तो काफी फेमस क्वेश्चन है। डायलेक्सिया क्या है? वर्तनी, पठन विकार है ये, रीडिंग। ठीक है ना, वर्तनी, पढ़ने वर्तनी में जो विकार होता है वो डायलेक्सिया कहलाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन अगर हम बी देखें कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि टीचर का तो काम ये है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो या आंखों कमज़ोर हो रही हैं, विकलांग है, तो ये नहीं कि उनको अलग कर दे, इग्नोर कर दे। बच्चे को, सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या रखा है? नहीं पूछा है। आगे देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, क्या रोक देना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। क्या डिस्करेज करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। अलाउ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। क्या इंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे में बुद्धि के वृद्धि के मुख्यतः संबंधित हैं किससे? शारीरिक विकास। देखो, बच्चे का शारीरिक विकास ही नहीं सही होगा तो बाकी सारे विकास फेल हैं। बच्चे का अगर शारीरिक विकास ही नहीं ढंग से हो रहा है, ठीक है, तो सारे के सारे जो पहले सारे विकास हैं, सबसे शुरुआती सबसे पहला कौन सा है? शारीरिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास कब शुरुआत हो जाता है? गर्भावस्था में शुरू हो जाता है ना। विकास के बारे में कहाँ से बात करते हैं? गर्भावस्था से। ठीक है, प्री नेटल स्टेज। आगे देखते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक, ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी गेगने ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब इन्होंने लिखी थी। बाकी किताबों के बारे में देख लें, ये तो हमने देख लिया। थॉर्नडाइक कौन सी लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, स्किनर ने कौन सी लिखी थी? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। पावलोव ने कौन सी लिखी थी?
कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड, ये पावला ने लिखी थी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, है ना। तो क्या है, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, स्कीनर ने कौन सा कहा था, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। आगे देखते हैं, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था। ये कथन किसका है, यह है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था तनाव की, ठीक है ना, स्ट्रेस की, इसकी अवस्था होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, काफ़ी बार रिपीट होता है कि तनाव वाली इस अवस्था किशोरावस्था है, किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। इंडिया में माइक्रो टीचिंग के लिए कितना टाइम होता है, 36 मिनट। यहाँ को पता होना चाहिए, तो इसको रटा होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग इंडिया में 36 मिनट की होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट का, हर एक क्या है, 6 मिनट का होता है। सीखने का पठार, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है। ये क्या है, रॉस ने ऐसा कहा है कि ये तो एक ऑब्वियस ही बात है कि सीखने के पठार में उन्नति नहीं होगी। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, समझाना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ने दे रहा है। ये नहीं कि उसे इग्नोर कर दो या दंड दे दो या घर भेज दो। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं किससे, ऑप्शन बी सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पढ़ने से तो सिर्फ पढ़ाई का वैसा होगा, है ना, लेकिन अगर क्या है, ऑल राउंड एक्टिविटीज़ होगी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, तो बच्चे का ऑल राउंड क्या है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो क्या है, ब्लूम ने ही नहीं किया है, जबकि बाकी कोलर, स्किनर, थॉर्नडाइक ने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन डी किसी बालक का एक ही वर्ष में क्या है, एक वर्ष से अधिक क्या है क्लास में रहना। बच्चा कोई फेल हो जाता है, दोबारा रिपीट कर रहा है किसी क्लास को, इसको ही क्या है, शिक्षा में अवरोधन कहा जाता है। शिक्षा में अवरोधन क्या है, कि बच्चा फेल होकर उसी क्लास को रिपीट कर रहा है, रिटेंशन हो रहा है किसी बच्चे का 1 साल से ज़्यादा। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल क्या है, कोई भी चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको क्या है, पुराने चैप्टरों से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यही क्या होता है, प्रस्तावना कौशल, ठीक है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। एनिमल इंटेलिजेंस किसने कहा था, शेड्यूल ऑफ रेस्फ्रो, ये पुनर्वलन की सूची किसने कही थी, सार्ग गर्भता का नियम किसने दिया था, अनुकूलन किसने दिया था। इसमें एक चीज़ देखो कि हमारा जो ऑप्शन डी है, एनिमल इंटेलिजेंस किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने, पुनर्बलन स्किनर ने, अनुकूलन प्याज ने। देखो हम सी के बारे में हो सकता है सब ना जानते हो, लेकिन बाकी तीनों से हम आराम से मैच कर सकते हैं कि एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, अनुकूलन हमारे प्याजे साहब ने किया था और पुनर्बलन किसने किया था, स्किनर ने किया था। यानी कि ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट फिट बैठ रहा है। जबकि एक ऑप्शन सी जो था, सार्ग गर्भता का नियम किसने यहाँ पे, गेस्टाल्ट ने, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। ये था 46वें, 2002 में किया गया था, 46वें संशोधन में। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रदाता कौन है, मैकडूगल। 14 इन्होंने क्या है, प्रवृत्ति के बारे में बात करी है, मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल ने 14 प्रवृत्ति के बारे में बात करी है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को, ठीक है। कोल व ब्रूस साहब ने इन्होंने कहा था कि क्या है, ये एक अनोखा काल है
वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की ये अवस्था को समझना काफ़ी कठिन माना जाता है। आगे देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफर्ट साहब ने। ये कहा था कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या होता है? पहले पहचान कर लो, पहले परेशानी पता ही नहीं है कि परेशानी क्या है तो सॉल्व क्या करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? समस्या की पहचान करना। आगे देखते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्या कहा जा रहा है? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब उसमें संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, भावनात्मक विकास भी हो रहा है, मनोचालक पक्षों का भी विकास हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपनिष्ठ है? सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर में शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है? क्रिया प्रसूत। ये स्किनर ने कहा था, स्किनर ने सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत कह लो या पुनर्बलन कह लो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो देखो, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 हिस्सों में बांटा था, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, इंट्यूटिव स्टेज, आंतप्रज्ञ, ये यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है, नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ब्रूनर साहब ने क्या है 3 स्टेज दी थी, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, जिसमें क्या है जो इंट्यूटिव स्टेज है वो यहाँ पर नहीं है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे कौन से हैं? ठीक है, इनका क्या है, सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है, सही क्रम कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा, वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? खोज, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर रिसाइटेशन। तो ये क्या है, मॉरिसन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा था। उन्होंने वर्णन जो किया था ये 5 स्टेजों में इन्होंने क्या है बांटा था अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। सीक्वेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 दिन पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या, खोज, फिर इसका प्रस्तुतिकरण, फिर इसका आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर उसका क्या है अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखो, जो बीएस ब्लूम थे तो उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी, उन्होंने इसमें क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास में संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया था: ज्ञान, अनुप्रयोग, संश्लेषण, बोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर क्या है, जो अनमूल्यन है, वैल्यूइंग है, ये इसका पार्ट नहीं था, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सीखने के वक्र के बारे में कह रखा है, कौन सा वक्र नहीं होता? तो हम सभी जानते हैं कि जो वक्र होते हैं उनमें क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला वक्र नहीं होता, जबकि नहीं है पूछा है ना, तो बाकी सारे होते हैं, कॉन्केव भी होता है, नतोदर भी होता है, मिश्रित होता है, उन्नतोदर भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 जो ग्राफ हैं, 4 ग्राफों के बारे में कह रहा है। पहला क्या है, सरल रेखा। तो सरल रेखा में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है उन्नोत्तर कर्व, कॉन्वेक्स, तो इस तरह से ग्राफ जाता है।
ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना हो तो इसकी अलग से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, CDP वाली प्लेलिस्ट में। और आखिरी दो है नतोत्तरगव, कॉनकेव। कॉनकेव कर्व में क्या होता है, पहले स्वाद में कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। उससे मिश्रित, कभी कम है कभी ज़्यादा है, इस तरह से कॉम्बिनेशन मिश्रित वक्र ये होता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या है क्या है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकास कभी खत्म नहीं होता, ये लगातार चलता रहता है। तो ये कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप इसको वीडियो कम से 2 बार देखें, ठीक है ना, क्योंकि देखो पढ़ने के साथ साथ अगर हम सिर्फ सुन के देखें ना, तो सुन के क्या है जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो कम से कम 2 बार देखेंगे, आपको डेफिनेटली सारे के सारे याद हो जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैथ्स, EVS सारे के सारे टॉपिक धीरे धीरे क्या है जो मैं लेके आ रहा हूँ डेली वीडियोस, उसके थ्रू आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।